मेरा नाम जियान है। ये वाकया इस वक्त का है जब मेरी उम्र 22 साल थी और मैं बीए कर रहा था। मेरे घर में मेरे अब्बा और उम्मी रहते थे। एक बड़ी बहन अरीबा थी जिसकी शादी हो चुकी थी और वो कनाडा में सेटल हो चुकी थी। मेरी उम्मी ने एक खातून काम के लिए रखी हुई थी जिनका नाम शबनम खाला था, जो काफी उम्र की थी, लेकिन वो अपने साथ अपनी एक पोती को भी लाती थी जिसकी उम्र तो 18 साल थी, मगर उसका जिस्म किसी 22 साल की लड़की जैसा था। शबनम खाला की बहू फौत हो चुकी थी, जिसके बाद इस पोती की परवरिश की जिम्मेदारी उन्हीं पर आ पड़ी थी। बहरहाल कुछ ही महीनों में शबनम खाला और उनकी पोती हमारे घर में एडजस्ट हो गई और हमने दोनों पर और इन दोनों ने हम पर एतमाद करना शुरू कर दिया। मैं वैसे तो खासा शरीफ लड़का था, मगर लड़कियों का ऐसा भूखा था कि जो भी मिल जाती छोड़ता नहीं था। मेरे घर और दोस्तों में किसी को मेरी इन हरकतों का इल्म न था। मेरे अब्बा एक बिजनेसमैन हैं और उनका बिजनेस पूरे पाकिस्तान में फैला हुआ है, जिसकी वजह से वो अक्सर किसी न किसी शहर में जाते रहते थे। मेरी उम्मी का मैका घर भी दूसरे शहर में था। एक बार ऐसा हुआ कि अब्बा को अपने बिजनेस के लिए दूसरे शहर जाना था और इसी शहर में उम्मी का मैका भी था। अब्बा उम्मी को भी साथ ले गए ताकि वो अपने वालिदैन और भाइयों से मुलाकात कर ले। अम्मी अब्बा का ये दौरा तकरीबन 7 दिनों का था। मुझसे भी पूछा गया, मगर अगले दिन मेरा यूनिवर्सिटी में टेस्ट था, तो मैंने कहा आप लोग जाएं, मैं टेस्ट देकर आ जाता हूँ। मेरी बात सुनकर उम्मी और अब्बा राजी हो गए। अम्मी अब्बा तो उसी दिन रवाना हो गए और मैं घर में अकेला रह गया। अभी सुबह का वक्त था। मैं नाश्ता करके अपनी टेस्ट की तैयारी ही कर रहा था कि शबनम खाला और उनकी पोती काम करने आ गई। मैंने शबनम खाला से कहा, उम्मी और अब्बा दूसरे शहर गए हैं, तुम्हें पता है जो जो काम करना है वो सब कर लेना, कोई तुम्हें बताएगा नहीं। उन्होंने कहा, अब बेफिक्र रहो जियान बेटा, मैं सब कर लूंगी। ये कहकर वो दोनों सबसे पहले किचन में बर्तन धोने में मसरूफ हो गई। थोड़ी देर बाद शबनम खाला की पोती जिसका नाम महर था काम छोड़कर बैठ गई। मैं कुछ देर देखता रहा, फिर शबनम खाला से पूछा, महर को क्या हुआ शबनम खाला? उन्होंने जवाब दिया, उसे बुखार है सुबह से। मैं ने हमदर्दी से कहा, तो तुम उसे काम पर न लाते, ना ये और बीमार हो जाएगी। मेरी बात सुनकर महर ने तशक्कुर आमेज नजरों से मेरी जानिब देखा। शबनम खाला बोले, मैं अकेली इतना सारा काम कैसे करती? अभी और भी तो घरों में जाकर काम करना है। मैंने पूछा, तुमने महर को दवा दिलवाई? उन्होंने कहा, नहीं, अभी घर जाकर दे दूंगी दवा। मैंने कहा, ऐसा करो तुम अपना काम करो, मैं महर को दवा दिलवा कर लाता हूं। शबनम खाला ने मना करने के अंदाज में कहा, रहने दे जियान साहिब, अब तकलीफ ना करें। मैंने कहा, तकलीफ कैसी? तुम लोग इतनी खिदमत करती हो, हमारे सारे घर का काम करती हो, ये तो तुम्हारा हक बनता है। बस तुम अपना काम करो, मैं अभी महर को दवा दिलवा कर लाता हूं। ये कहकर मैंने महर से कहा, चुल्लू, ऐसा ना हो क्लिनिक बंद हो जाए। महर ने शबनम खाला की जानिब देखा, उन्होंने हाँ में सर हिलाया और महर मेरे साथ चली गई। गाड़ी में बैठकर मैंने महर की गर्दन पर अपना हाथ लगाया और कहा, तुम्हें तो काफी तेज बुखार है, तुम्हें आराम करना चाहिए था। महर ने कोई जवाब ना दिया और खामोशी से सर झुका लिया। खैर थोड़ी देर बाद हम दवा लेकर वापस आ चुके थे। मैंने शबनम खाला से कहा, डॉक्टर ने उसे मुकम्मल आराम करने को बोला है, तुम महर को घर छोड़कर फिर अपने दूसरे काम पर जाना। शबनम खाला ने कहा, साहिब घर कैसे छोड़ सकती हूँ, वो तो काफी दूर है, महर को हिम्मत करके जाना होगा मेरे साथ। मैंने जवाब दिया, डॉक्टर ने कहा है अगर आराम न किया तो दवा असर नहीं करेगी, तबीयत और खराब होगी। बेहतर यही है कि महर को आराम करने दो। शबनम खाला सोच में पड़ गई,
फिर बोले, साहिब मैं महर को घर तो नहीं छोड़ सकती, दूसरे काम पर देर हो जाएगी। अगर आपको बुरा ना लगे तो मैं महर को शाम तक आपके घर छोड़ दूं, मैं बाजी से बात कर लूंगी। ये सुनते ही मेरे दिमाग में मंसूबा बनने लगा। मैंने थोड़ा सोचा, फिर कहा, बाजी से बात करने की जरूरत नहीं, वैसे भी वो 1 हफ्ते बाद आएंगी। तुम महर को छोड़ दो, मगर शाम में जरूर वापस ले जाना। हो सकता है मैं घर से बाहर जाऊं तो महर अकेली कैसे रहेगी घर। मैंने खुशी दबाते हुए कहा। शबनम खाला ने जवाब दिया, ज़ियान बेटा अब फिक्र ना करें, मैं शाम में आकर महर को ले जाऊंगी। थोड़ी देर बाद शबनम खाला अपना काम खत्म करके चली गई। मैं और मेरी घरवाली महर को एक छोटी बच्ची की तरह ही ट्रीट करती थी, वैसे भी महर ज़हनी तौर पर इतनी बालिग नहीं थी। बहरहाल शबनम खाला के जाने के बाद मैं मंसूबा बनाने लगा कि किस तरह जल्दी अपनी ख्वाहिश पूरी करूं, मगर मुझे डर भी था कि महर शोर मचा देगी या बाद में किसी को बता देगी। मैंने महर से पूछा, तुमने सुबह से कुछ खाया है? उसने जवाब दिया, जी थोड़ा सा खाया था। मैंने कहा, तुम यहाँ न बैठो, आ तो सोफे पर लेट जाओ और फिर अंदर जा कर बिस्तर पर लेटो, ऐसे बैठी रहूगी तो आराम नहीं मिलेगा। महर ने कहा, जी अच्छा। ये कहते हुए वो उठी और उठने में लड़खड़ाने लगी, तो मैंने भागकर उसे पकड़ लिया और सहारा दिया। सहारा देते वक्त मैंने महर को बाजू से पकड़ा और कहा, तुम तो काफी कमजोर लग रही हो, चलो मैं तुम्हें ले जाकर बिस्तर पर लुटाता हूँ। ये कहकर मैं महर को पकड़कर अपने बेडरूम में ले गया और उसे बिस्तर पर लिटा दिया। फिर किचन में जाकर महर के लिए एक सेब काटा और दूध गर्म करके कमरे में ले गया। चलो ये खाओ और फिर दवा भी लेनी है, शाम तक तुम्हें ठीक होना है। ये कहते हुए मैं महर की जानिब देखकर मुस्कुराया। जवाब में महर भी मुस्कुराई। महर सेब खाने लगी और मैंने टीवी ऑन कर लिया। मैं एक के बाद एक चैनल तब्दील करता रहा। आखिर एक चैनल पर अंग्रेजी फिल्म आ रही थी और किस्मत से इसी वक्त एक सीन शुरू हुआ। मैं इस तरह बैठा हुआ था कि टीवी और मेरे दरमियान महर थी, जो टीवी पर नजरें जमाए हुए थी। महर को होश नहीं था कि मैं उसे देख रहा हूं। महर गौर से वो सीन देखती रही और मुझे ऐसा लगा जैसे उसकी सांस थोड़ी तेज हो गई हो। खैर वो सीन खत्म हुआ तो मैंने चैनल बदला तो एक न्यूज़ चैनल था जिस पर खबर आ रही थी कि शहर के हालात खराब हो गए हैं, हंगामे शुरू हो गए हैं। मैंने महर से पूछा, तुम्हारी दादी किस जगह गई हैं अब काम पर? महर को इसका अंदाजा नहीं था, वो तो बस अपनी दादी के साथ चली जाती थी। मैं सोचने लगा कि शबनम खाला कैसे आएंगी और कैसे महर को लेकर जाएंगी। अभी मैं सोच ही रहा था कि अचानक फोन की घंटी बजी। मैंने भागकर फोन उठाया तो दूसरी तरफ शबनम खाला ही थी। वो काफी घबराई हुई थी। मैंने पूछा, तुम कहाँ हो? उन्होंने जो इलाका बताया वो मेरे घर से काफी दूर था और वहां के हालात खराब थे। मैंने उनसे पूछा कि वो किस तरह आएंगी मेरे घर महर को लेने, तो उन्होंने जवाब दिया, ज़ियान बेटा इस वक्त तो घर से निकलना जान को खतरे में डालना है। मैंने कहा, अगर मेरे घर तक आ सको तो आ जाओ और तुम दोनों यहीं रखो जब तक हालात ठीक ना हों, नहीं तो रात मेरे घर पर ही रखो। शबनम खाला ने मेरा बहुत शुक्रिया अदा किया और कहा वो पूरी कोशिश करेंगी कि महर को लेने आ जाएं। मैंने कहा, तुम महर की फिक्र ना करो, वो आराम से है। फिर मैंने उनकी महर से भी बात करवा दी। वो खासी मुतमईन हो गई। महर भी पहले से कुछ बेहतर महसूस कर रही थी। थोड़ी देर बाद मैंने महर को दवा दे दी और कहा, तुम अब सो जाओ, तुम्हारी दादी आएंगी तो मैं तुम्हें जगा लूंगा। ये कहकर मैं कमरे से बाहर निकल गया। मुझे कल यूनिवर्सिटी जाना भी मुश्किल लग रहा था। अभी मैं अपने दिमाग में प्लान कर ही रहा था कि मेरे दोस्त का फोन आया और उसने बताया कि कल यूनिवर्सिटी बंद है शहर के खराब हालात की वजह से। मैं दिल ही दिल
मैं बहुत खुश हुआ और दुआ करने लगा कि शबनम खाला ना आ सकी तो मैं महर के साथ अपनी रात रंगीन कर लूं। मैंने लाउंज वाला टीवी ऑन किया तो पता लगा कि शहर के हालात मजीद खराब हो गए हैं और शहर में कर्फ्यू लग गया है। मैं बहुत खुश था कि अब तो महर को यही रुकना पड़ेगा। मैं थोड़ी देर घर में इधर उधर घूमता रहा, फिर भूख लगने लगी। मैंने किचन में जाकर खाना गर्म किया और जाकर महर को देखा तो वो जाग चुकी थी। मैं इसके करीब गया और पूछा, कैसी तबीयत है अब? और साथ ही इसकी गर्दन को एक बार फिर अपने हाथ से छुआ, इस तरह कि मेरी उंगलियां उसकी कमीज के गिले के अंदर थीं और उसके कंधे के ऊपरी हिस्से को छू रही थी। इसकी जिल्द काफी चिकनी थी। महर का बुखार उतर चुका था। मैंने मुस्कुराकर उसे देखा, जवाब में वो भी मुस्कुराए। मैंने इससे कहा, चलो मैंने खाना गर्म कर लिया है, चल कर खा लो। इसने कहा, मैं पूरी पसीने मैं भीगी हुई हूं, मैं शावर लेना चाहती हूं। मैंने कहा, हाँ जाओ अंदर बाथ में गर्म पानी से शावर ले लो। महर ने इस बात में सर हिलाया और बाथ में चली गई। थोड़ी देर बाद महर की आवाज आई, जियान साहिब तौलिया नहीं है अंदर। मैंने जल्दी से तौलिया लिया और महर से कहा, ले लो तौलिया, और दरवाजे से जरा दूर एक तरफ खड़ा हो गया। महर ने जरा सा दरवाजा खोला, जब मैं नजर न आया तो मजीद खोला। बस मैं इसी लम्हे के इंतजार मैं था। मैं एकदम महर के सामने तौलिया हाथ में लिए आ गया। महर मेरे सामने थी, इसका पूरा बदन भीगा हुआ था। वो एकदम हड़बड़ा गई और मैंने भी हड़बड़ाने की एक्टिंग की और साथ ही जल्दी से तौलिया महर की जानिब बढ़ाया और एक तरफ हो गया और फिर कमरे से बाहर निकल गया। थोड़ी देर बाद महर शर्माती हुई खाने की मेज तक आई और खामोशी से चुपचाप बैठकर खाना खाने लगी। मैंने पूछा, अब कुछ बेहतर लग रही हो तुम? महर कहने लगी, जी जियान साहिब अब काफी बेहतर हूं। मैंने इसे बताया कि शहर के हालात खराब हैं और कर्फ्यू लग गया है, न जाने तुम्हारी दादी किस तरह आएंगी तुम्हें लेने। जिस जगह पर वो हैं अभी वहां तो बहुत ही हालात खराब हैं, वरना मैं तुम्हें खुद छोड़ आता दादी के पास। अगर वो ना आ सके तो तुम्हें रात यहीं रुकना होगा। ये सुनकर वो थोड़ी परेशान हो गई। अभी हम खाने से फारिग ही हुए थे कि शबनम खाला का दोबारा फोन आया। मैंने पूछा कि वो कहाँ हैं, तो उन्होंने बताया कि वो इसी घर में हैं और अब निकल नहीं सकती और ना वो घर वाले उन्हें जाने दे रहे हैं क्योंकि शहर में कर्फ्यू लगा है। मैंने कहा, तो मैं तुम्हारे पास महर को ले आऊं? वो अब काफी बेहतर है। इस पर उन्होंने फिर दरख्वास्त की कि मैं महर को कहीं न जाने दूं और रात रुकने की इजाजत दे दूं। मैंने कहा, मुझे एतराज नहीं, मगर तुम्हारी पोती परेशान है, इसे तसल्ली दो। ये कहकर मैंने महर से बात कराई। बहरहाल जब महर खाने से फारिग हुई तो मैंने इससे कहा, अब तुम्हें रात तो यही गुजारनी है तो उसे अपना ही घर समझो, किसी बात में शर्माओ मत। कुछ खाने का दिल कर रहा है तो खाओ, कोई मना नहीं करेगा। महर के चेहरे से खुशी जाहिर हो रही थी। मैंने महर से कहा, तुम्हारी दवा का भी वक्त हो गया है, तुम दवा खाओ फिर हम दोनों बैठकर फिल्म देखते हैं। मैंने महर को बताया कि कौन सी दवा खानी है। महर ने दवा खाई, फिर हम दोनों मेरे कमरे में आ गए। मैं महर से उधर उधर की बातें करता रहा, फिर पूछा, फिल्म देखती हो? महर ने जवाब दिया, कभी कभी देखती हूँ। मैंने पूछा, क्या अच्छा लगता है फिल्म में? महर ने जवाब दिया, गाने और डांस। बस अब मैंने अपना लैपटॉप ऑन किया और एक वेबसाइट पर जाकर एक मुजरा लगा दिया। फिर इससे पूछा, ऐसे डांस अच्छे लगते हैं क्या? उसने कहा, ऐसा तो कभी नहीं देखा। मैंने कहा, चलो आज देखो। इस मुजरे में वो डांसर अपना पूरा जिस्म हिला हिला कर दिखा रही थी, जैसे अरबी बेली डांस होता है। मैं बगौर महर के चेहरे का जायजा ले रहा था कि वो क्या महसूस कर रही है। बिलाखिर वो वक्त आया जब इसकी सांस
तेज हुई और वो बार बार अपने बैठने की पोजीशन तब्दील करने लगी। तो मैंने पूछा, क्या हुआ? अच्छा नहीं लगा क्या डांस? इसने बच्चों की तरह मुंह बनाकर कहा, नहीं, अच्छा नहीं लगा। मैंने फिर पूछा, क्यों? इसने कहा, गंदा है। महर ने जैसे ही कहा, ये गंदा है, कमरे में एक अजीब सी खामोशी छा गई। मैंने इसकी तरफ देखा। इसके चेहरे पर मासूमियत थी, बिल्कुल साफ, बगैर किसी मिलावट के। वो वही महर थी जिसे मैं हमेशा एक बच्ची की तरह समझता था, मगर आज मेरे जहन में कुछ और चल रहा था। इसी लम्हे मेरे अंदर कुछ टूटा। मैंने लैपटॉप बंद कर दिया। ठीक है, नहीं देखते, मैंने धीमी आवाज में कहा। महर ने सुकून का सांस लिया और बिस्तर के कोने पर बैठ गई। मैं खिड़की के पास जाकर खड़ा हो गया। बाहर कर्फ्यू की वजह से सड़कें सुनसान थी, मगर मेरे अंदर शोर था। मैं क्या करने जा रहा था? ये सवाल मेरे जहन में गूंजने लगा। मैंने खुद को याद दिलाया, महर कौन है? एक गरीब बच्ची, जिसकी मां नहीं, जो अपनी दादी के एतमाद पर यहाँ आती है, और मैं इस एतमाद को तोड़ने जा रहा था। मैंने आंखें बंद कर ली। ये गलत है, मैंने खुद से कहा। मैं वापस मुड़ा और महर के करीब बैठ गया। तुम ठीक कह रही हो, वो सब चीजें तो मेरे लिए नहीं हैं, मैंने नरमी से कहा। महर ने हैरत से मेरी तरफ देखा। अब नाराज तो नहीं हुए? नहीं, बल्कि तुमने मुझे गलती से बचा लिया है, मैंने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा। इसके बाद मैंने माहौल बदलने के लिए फैमिली फिल्म लगा दी। महर आहिस्ता आहिस्ता पुरसुकून हो गई। हम दोनों हल्की फुल्की बातें करते रहे। महर ने पूछा, अब यूनिवर्सिटी जाते हैं? मैंने कहा, हाँ। और तुम पढ़ती हो? महर ने सर झुका लिया। नहीं, दादी के साथ काम पर जाती हूँ। मुझे ये सुनकर अजीब सा लगा। अगर तुम पढ़ना चाहो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, मैंने संजीदगी से कहा। महर की आंखों में चमक आ गई। सच? हाँ, बिल्कुल सच। ये वो लम्हा था जब मेरे अंदर का इंसान जाग रहा था, वो इंसान जो शायद काफी अरसे से सोया हुआ था। रात गहरी हो गई। मैंने महर के लिए अलग कमरे में बिस्तर लगा दिया और कहा, तुम यहाँ आराम से सो जाओ, अगर कुछ चाहिए हो तो मुझे आवाज देना। महर ने मुस्कुराकर कहा, शुक्रिया जियान साहिब। ये लफ्ज मेरे दिल में सीधा उतर गया। मैं अपने कमरे में गया, मगर मुझे नींद नहीं आ रही थी। मुझे अपने इरादे याद आ रहे थे और मैं शर्मिंदा हो रहा था। मैं कितना गिर गया था, मैंने खुद से कहा। मगर फिर मैंने सोचा, अभी भी वक्त है खुद को बदलने का। अगली सुबह शहर के हालात कुछ बेहतर हुए। शबनम खाला का फोन आया कि वो आ जा सकती हैं। मैंने महर को तैयार होने को कहा। जब शबनम खाला आई तो उन्होंने बार बार मेरा शुक्रिया अदा किया और कहा, बेटा आपने मेरी बच्ची का बहुत ख्याल रखा। मैंने सर झुकाकर जवाब दिया, ये मेरा फर्ज था। महर जाते हुए मुड़ी और बोली, जियान साहिब, मैं पढ़ूंगी, आप मुझे पढ़ाएंगे ना? मैं मुस्कुराया, हाँ जरूर। दरवाजा बंद हुआ और मैं कुछ देर वहीं खड़ा रहा। मैंने आईने में खुद को देखा, वही चेहरा, मगर अब आंखों में शर्मिंदगी नहीं बल्कि अज़्म था। कभी कभी इंसान गलत रास्ते पर कदम रखने ही वाला होता है, मगर एक छोटा सा लम्हा, एक सच्ची बात इसे वापस ले आती है। वो लम्हा गुजर गया, मगर उसने मेरे दिल और दिमाग पर जो नक्श छोड़ा वो जिंदगी भर के लिए मेरी रहनुमाई करता रहा। शबनम खाला और महर के जाने के बाद घर में फिर से वही खामोशी छा गई, मगर इस बार मैं खुद खामोश नहीं था। मेरे अंदर एक नई बेदारी जन्म ले चुकी थी। मैंने अपने कमरे की खिड़की खोली और बाहर कर्फ्यू के खत्म होने के बाद आहिस्ता आहिस्ता बहाल होती गलियों को देखा, जैसे मेरे अंदर का मंजर भी बदल रहा था। मुझे अपनी माजी की तमाम हरकतें याद आने लगी, वो लड़कियां जिनके साथ मैंने
धोखा किया, वो ताल्लुकात जो मैंने महज अपनी ख्वाहिश की खातिर बनाए और तोड़े, और वो खुदगर्जी जिसने मुझे अंदर से खोखला कर दिया था। महर की एक सच्ची और मासूम बात ने जैसे मेरे ज़मीर के तमाम दरवाजे खोल दिए थे, और अब मैं खुद को आईने में देखने की हिम्मत रखता था। मैंने इसी वक्त अपने रब से सच्चे दिल से तौबा की और अहद किया कि आज के बाद मैं कभी किसी की इज्जत और इस्मत से खलवाड़ नहीं करूंगा और अपनी जिंदगी को एक बेहतर मकसद के लिए वक्फ कर दूंगा। चंद दिन बाद अम्मी और अब्बा वापस आ गए। घर में उनके आने से रौनक लूट आई और मैंने पहली बार महसूस किया कि मैं उनकी मौजूदगी में कितना ज्यादा सुकून पाता हूँ। अम्मी ने शबनम खाला से पूछा कि उनकी गैर मौजूदगी में सब कैसा रहा, तो उन्होंने मेरी बहुत तारीफ की और बताया कि मैंने महर का किस तरह ख्याल रखा। अम्मी ने प्यार से मेरी तरफ देखा और मेरे सर पर हाथ रखा। उनकी नज़रों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वो मुझ पर फख्र कर रही हूँ। ये वो पहला मौका था जब मैंने अपनी उम्मी की नज़रों में अपने लिए हकीकी इज्जत देखी और इस एहसास ने मुझे अंदर से मजबूत कर दिया। मैंने इसी शाम उम्मी और अब्बा को बिठाकर कहा कि मैं महर को पढ़ाना चाहता हूँ। वो बहुत ज़हीन है और अगर मौका मिले तो बहुत कुछ कर सकती है। अब्बा ने मेरी तरफ गौर से देखा, जैसे वो पहली बार मुझे समझ रहे हों, और फिर मुस्कुराकर कहा कि वो इस नेक काम में मेरी मुकम्मल हिमायत करेंगे। अगले ही इतवार से महर ने आना शुरू कर दिया। वो बड़ी मासूम उम्मीदों के साथ अपनी कापियां और किताबें लिए आती और मैं इसे पढ़ाता। शुरू में इससे बहुत झिझक थी, वो अक्सर शर्माती और बोलने से कतराती, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इसका एतमाद बढ़ने लगा। मैंने इसे न सिर्फ स्कूल के मज़ामीन पढ़ाए बल्कि ज़िंदगी की छोटी छोटी बातें भी सिखाएं, जैसे अपने हक के लिए बोलना, गलत और सही का फ़र्क करना और खुद पर भरोसा करना। महर भी बहुत तेज़ी से सीखने लगी। इसकी याददाश्त बहुत अच्छी थी और वो हर सबक को दिल लगाकर पढ़ती थी। कुछ ही महीनों में वो इतनी बेहतर हो गई कि उसने अपनी जमात में पहली पोजीशन हासिल की। शबनम खाला की आंखों में खुशी के आंसू देखकर मुझे वो सुकून मिला जो मैंने पहले कभी महसूस नहीं किया था। ये वो लम्हा था जब मैंने जाना कि किसी की जिंदगी में मुस्बत तब्दीली लाने का जो इत्मीनान है वो किसी भी आर्जी ख्वाहिश से कहीं ज्यादा कीमती है। वक्त गुजरता गया और मेरी यूनिवर्सिटी की तालीम मुकम्मल हो गई। मैंने अपने अब्बा के बिजनेस को ज्वाइन कर लिया और साथ ही महर की तालीम का सिलसिला भी जारी रखा। महर अब जवान हो चुकी थी, एक बाएतिमाद और पढ़ी लिखी लड़की जो हमारे घर में भी अपनी दादी के साथ आती थी, मगर अब सिर्फ काम करने नहीं बल्कि सीखने और सिखाने भी आती थी। इसने मैट्रिक का इम्तिहान अच्छे नंबरों से पास किया और फिर अपनी दादी की ख्वाहिश पर असातिज़ा की तरबियत का कोर्स करने लगी। मैंने इसकी फीस और किताबों का पूरा बंदोबस्त किया और इसे कभी यह एहसास न होने दिया कि वसाइल की कमी इसकी राह में रुकावट बन सकती है। महर भी मेरी इस मदद को हमेशा इज्जत और एहतराम से याद करती थी और हमेशा दुआ देती थी, मगर मैं जानता था कि हकीकत में महर ने मुझे इससे कहीं ज्यादा दिया है जितना मैं इसे दे सका। इसने मुझे वो आईना दिखाया था जिसमें मेरी असली शक्ल नजर आई और उसने मुझे बदलने का मौका फराहम किया। कुछ सालों बाद जब महर एक स्कूल में उस्ताद मुकर्रर हुई तो वो दिन मेरे लिए ईद से कम न था। शबनम खाला बूढ़ी हो चली थी और अब काम करने से कासिर थी, मगर महर की तनख्वाह ने उनकी जिंदगी बदल दी थी। वो दोनों एक छोटे से अच्छे घर में रहने लगी और उनकी जिंदगी में इज्जत और सुकून आ गया। महर अक्सर कहती थी कि अगर अपने इस रात मेरी मदद न की होती तो शायद मैं कभी पढ़ ना पाती, और मैं मुस्कुराकर खामोश हो जाता था, क्योंकि वो राज सिर्फ मैं और मेरा रब जानते थे कि इस रात मदद महर ने मेरी की थी, मैंने इसकी नहीं। उसने एक भटके हुए इंसान को रास्ता दिखाया था और मुझे इस काबिल बनाया था कि मैं किसी के काम आ सकूं। आज जब मैं अपनी जिंदगी पर नजर डालता हूं तो इस वाकये को एक निशानी समझता हूं कि किस तरह कुदरत इंसान को संभलने का एक मौका जरूर देती है, बशर्ते कि वो इसे पहचान ले।
महर की मासूमियत ने मेरी जिंदगी का रुख बदल दिया और मुझे सिखाया कि असल ताकत अपनी ख्वाहिशात को काबू में रखने में है, न कि उनके पीछे भागने में। मैंने शादी भी की और अपनी बीवी को अपने माजी के बारे में सब कुछ बता दिया, क्योंकि मैं अपनी नई जिंदगी की बुनियाद झूठ पर नहीं रखना चाहता था। उसने मेरी ईमानदारी को सराहा और हमारा घर मोहब्बत और एतमाद से भर गया। महर को मैं आज भी अपनी बहन जैसी अजीज समझता हूँ और वो भी हमारे घर आती है तो हमारे बच्चों को पढ़ाने बैठ जाती है। ये सब देखकर मेरी आंखें अक्सर नम हो जाती हैं और दिल से शुक्र अदा होता है कि एक गलती के दहाने पर पहुंचकर भी मुझे संभलने की तौफीक मिल गई और मेरी जिंदगी का वो अंधेरा लम्हा हमेशा के लिए रोशनी में बदल गया। जिंदगी की गाड़ी अपनी रफ्तार से चलती रही और वक्त ने कभी मोड़कर नहीं देखा। मेरी शादी को 5 साल गुजर चुके थे और अल्लाह ने मुझे एक बेटी और एक बेटे से नवाजा था। मेरी बीवी फातिमा एक निहायत समझदार और शरीफ खातून थी, जिन्होंने मेरी माजी की तल्ख हकीकतों को कबूल करके मुझे वो एतमाद बख्शा जिसका मैं शायद मुस्तहिक भी नहीं था। हमारा घर अब मुकम्मल हो चुका था, बच्चों की मासूम शरारतों से भरा हुआ, और मेरी उम्मी और अब्बा भी अपने पोते पोती को देखकर खुशी से फूले न समाते थे। शबनम खाला बूढ़ी होने के बावजूद जब भी हमारे घर आती तो बच्चों के लिए छोटे छोटे तोहफे लाना न भूलते और उनकी आमद पर घर में एक रूहानी सी खुशबू सी फैल जाती थी। महर अब एक कामयाब उस्ताद थी और उसकी जिंदगी का हर नया संग मील देखकर मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आता था कि वही मासूम और लड़खड़ाती हुई लड़की आज कितनी मजबूत और खुद मुख्तार खड़ी है। एक दिन महर ने अपनी दादी के साथ आकर एक खुश खबरी सुनाई कि इसके रिश्ते की बात चल रही है और इसे एक ऐसे लड़के का पैगाम आया है जो एक स्कूल में हेडमास्टर है और बहुत नेक और दीनदार इंसान है। शबनम खाला की आंखों में फिर वही खुशी के आंसू थे जो कभी महर की पहली पोजीशन पर आए थे, मगर इस बार उनके साथ एक परेशानी भी थी कि शादी के अखराजात का बंदोबस्त कैसे होगा। मैंने बगैर एक लम्हा ज़ाय किए कहा, शबनम खाला, ये फिक्र आप मुझ पर छोड़ दें। महर मेरी अपनी बहन की मानिंद है और उसकी शादी में कोई कमी नहीं आने दूंगा। मेरी बीवी फातिमा ने भी फौरन मेरी तायद की और कहा कि वो खुद महर का जहेज तैयार करेंगी। शबनम खाला ने दुआओं से भरे लफ्ज़ों में हमारा शुक्रिया अदा किया और मैंने अपने रब के हुजूर सजदा शुक्र अदा किया कि इसने मुझे इस काबिल बनाया कि मैं इसी लड़की की जिंदगी संवारने में हिस्सा ले सकूं जिसने कभी मेरी जिंदगी संवार दी थी। महर की शादी का दिन तय हुआ और हमारे घर में तैयारियों का एक समा बंध गया। मेरी बेटी नूर फातिमा और बेटा हमजा बहुत पुरजोश थे। वो समझते थे कि उनकी महल फुफुए की शादी है और वो खूब धूम मचाएंगे। शबनम खाला ने भी अपनी जिंदगी की सारी जमा पूंजी दुआओं की सूरत में महर के सर पर डाल दी थी। शादी की रात जब महर दुल्हन बनी हुई हमारे घर से रुखसत होने लगी तो मैंने इसे आखिरी बार कहा, महर, याद रखो तुमने सिर्फ किताबें नहीं पढ़े, तुमने जिंदगी को पढ़ना सीखा है। आज तुम जहां खड़ी हो वो तुम्हारी अपनी मेहनत और अल्लाह के फजल से है। महर की आंखें भीग चुकी थीं और उसने मेरा हाथ पकड़कर कहा, जियान साहिब, आपने मुझे सिर्फ पढ़ाया नहीं, आपने मुझे जीना सिखाया है। अब मेरे हैं, मेरी दादी की दुआ है। वो काफिला जब दिल्ली से निकला तो मैंने अपनी बीवी का हाथ थाम लिया और हम दोनों ने खामोशी से एक दूसरे की तरफ देखा, गोया हम दोनों एक दूसरे को समझ रहे थे कि ये रुखसत किसी रिश्ते का इख्तिताम नहीं बल्कि एक नई शुरुआत थी। महर की शादी के बाद शबनम खाला का घर सुनसान हो गया था और वो बुढ़ापे की वजह से और भी कमज़ोर होती जा रही थी। मैंने फैसला किया कि अब वो वक्त आ गया है कि हम उनका भी वैसा ही ख्याल रखें जैसा उन्होंने बरसों हमारे घर का रखा था। मैंने अपनी फैमिली के साथ मशवरा किया और हमने शबनम खाला को अपने घर के करीब ही एक छोटे से आरामदेह घर में शिफ्ट कर दिया ताकि वो हमारे बिल्कुल पास रहें और हमारी नज़र भी उन पर रहे। मेरी उम्मी अक्सर उनके पास बैठकर बातें किया करती और दोनों बढ़िया पुराने वक्तों को याद करके हंसत और रोत। मेरी बेटी नूर फातिमा तो जैसे शबनम खाला की जान थी, वो उनके पास जाकर उन्हें अपनी कहानियां
सुनाती और उनसे कहानियां सुनती। ये मंजर देखकर मुझे बार बार वो रात याद आती जब महर को बुखार था और मैं अपने नफस के हाथों बंदा बना हुआ था। आज इसके बरक्स मैं अपने नफस का मालिक बन चुका था और मेरी जिंदगी का हर गोशा इन रिश्तों की वजह से जगमगा रहा था। कुछ बरसों बाद जब मेरा बेटा हमजा 7 साल का हुआ तो उसे स्कूल भेजने का वक्त आया। मेरी ख्वाहिश थी कि वो इसी स्कूल में पढ़े जहां महर पढ़ाती थी, क्योंकि मैं जानता था कि महर जैसे उस्ताद के ज़ेर तरबियत बच्चों की अखलाकी बुनियाद भी मजबूत होगी। हमजा जब पहली बार अपने स्कूल गया तो महर ने इसे बहुत प्यार से खुश आमदीद कहा और कहा, हमजा, तुम्हारे अब्बा ने मुझे पढ़ाया है, आज मैं तुम्हें पढ़ाऊंगी। हमजा ने घर आकर बड़े फख्र से ये बात बताई तो मेरा सीना चौड़ा हो गया। मुझे ये देखकर हैरत हुई कि जिंदगी के धागे किस खूबसूरती से जुड़ते हैं। कल तक मैं महर को पढ़ा रहा था, आज मेरा बेटा इस से पढ़ रहा है। ये वो तसलसल था जिसने मुझे यकीन दिलाया कि नेकी कभी ज़ाय नहीं होती, वो किसी ना किसी सूरत में पलट कर आती है और नस्लों तक रिश्ता है। महर के यहाँ भी अल्लाह ने एक बेटी से नवाजा जिसका नाम इसने मेरी बेटी की निस्बत से नूर रखा। ये सुनकर मैं बेहद जज्बाती हो गया। महर ने बताया कि वो चाहती है कि इसकी बेटी भी रोशनी बनकर जिए जैसे हमारे घर की रोशनियों ने इसे जीना सिखाया। मेरे और महर के खानदानों के दरमियान अब वो रिश्ता था जिसे सिर्फ रिश्तेदारी नहीं कहा जा सकता, ये रूहानी बंधन था जिसकी बुनियाद एहतराम, मोहब्बत और एक दूसरे के लिए नेक ख्वाहिशात पर थी। शबनम खाला अब बहुत बूढ़ी हो चुकी थी, इनकी याददाश्त कमजोर होती जा रही थी, मगर वो जब भी मुझे देखती तो एक ही जुमला दोहराते, जियान बेटा, तुमने मेरी महर को बचा लिया। मैं उनके चेहरे को देखता और सोचता कि हकीकत में महर ने मुझे बचाया था और ये बात सिर्फ मैं और मेरा रब जानते थे। वक्त ने करवट बदली और एक दिन शबनम खाला की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई। वो अस्पताल में दाखिल थी और डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था। महर और मैं बराबर उनके पास बैठे रहते। उनकी सांसों की सीटी जैसे बताती थी कि जिंदगी का चिराग अब बुझने वाला है। आखिरी रात शबनम खाला ने बड़ी मुश्किल से आंखें खोली और मेरी तरफ देखकर सर हिलाया, जैसे वो कहना चाह रही हूं कि उनकी तमाम जिम्मेदारियां अब पूरी हो गई। उन्होंने महर का हाथ पकड़कर मेरे हाथ पर रखा और आंखें बंद कर ले। वो लम्हा जैसे वक्त को थामे हुए था। हम दोनों ने अल्लाह के हुजूर दुआ की और शबनम खाला की रूह परवाज कर गए। इनकी वफात ने मुझे सिखाया कि जिंदगी का असल सफर खिदमत और मोहब्बत का सफर है, और जो लोग खुलूस दिल से दूसरों की जिंदगियों में खुशी बखेरते हैं वो अपने पीछे वो मीरास छोड़ जाते हैं जो कभी मिटती नहीं। शबनम खाला के जाने के बाद महर ने उनकी याद में एक छोटा सा स्कूल कायम करने का फैसला किया, खास तौर पर उन बच्चियों के लिए जिनके वालिदैन वसाइल की कमी की वजह से उन्हें नहीं पढ़ा सकते थे। मैंने इस नेक काम में इसका भरपूर साथ दिया और अपने बिजनेस से हासिल होने वाले मुनाफा का एक बड़ा हिस्सा इस स्कूल के क़याम और इंतज़ाम के लिए वक्फ कर दिया। इस स्कूल का नाम और शबनम नूर स्कूल रखा गया, जिसमें शबनम खाला की मेहनत और महर की रोशनी दोनों की याद ताज़ा रहती। जब इस स्कूल का इफ्तिताह हुआ तो मैंने अपनी पूरी फैमिली के साथ वहां जाकर दुआ की। मेरे बच्चे नूर, फातिमा और हमजा भी साथ थे। वो समझ गए थे कि उनके अब्बा ने जिंदगी में कुछ गलतियां जरूर की थी, मगर उन से सीख कर वो एक ऐसी इमारत खड़ी कर रहे हैं जिसकी बुनियाद सच्चाई और तौबा पर है। अब जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ तो मेरी समझ में आता है कि जिंदगी में कोई भी रास्ता ऐसा नहीं होता जिसे बदला ना जा सके, बशर्ते कि इंसान अपनी गलती तस्लीम कर ले और उसे सुधारने की ठान ले। महर की इस एक रात ने मुझे सिर्फ मेरी ख्वाहिश से नहीं बचाया, बल्कि मुझे मुझसे बचा लिया। मैं एक ऐसे रास्ते पर जा रहा था जो अंधेरे में खत्म होता है, मगर अल्लाह ने इस मासूम लड़की की सूरत में मेरी तरफ रोशनी का एक हाथ बढ़ाया और मैंने इसे थाम लिया। आज मेरी जिंदगी में हर तरफ रौनक है, मेरी बीवी, मेरे बच्चे, मेरा कारोबार और सबसे बढ़कर मेरी रूह का सुकून।
मैं हर जुमे इस स्कूल में जाकर बच्चियों से मिलता हूँ। महर उन्हें पढ़ाती है और मैं उनके चेहरों पर वही मासूमियत देखता हूँ जो कभी महर के चेहरे पर थी। मैं उनसे कहता हूँ कि बड़े होकर तुम्हें मुआशरे का बोझ नहीं बल्कि रोशनी बनना है, और मैं जानता हूँ कि ये लड़कियां एक दिन जरूर ऐसा करेंगी। मेरी कहानी का इख्तिताम शायद कभी ना हो, क्योंकि हर दिन एक नया सबक लेकर आता है, मगर एक बात तय है कि अगर इंसान चाहे तो इसकी जिंदगी का हर अंधेरा लम्हा किसी और की जिंदगी के लिए सुबह बन सकता है।